जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। जैसा कि आप सब जानते हैं, दीज डेज वी आर स्टडिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किया, जिसमें हमने जाना कि किडनीज का क्या रोल है हमारी बॉडी में, और आर्टिफिशियल किडनी किसको बोलते हैं, दैट इज हीमोडायलिसिस। हमने ये सब पढ़ा, ब्लड कैसे फिल्टर हो रहा है किडनी के अंदर, और यूरिन की प्रोडक्शन क्या है, यूरिन की कॉम्पोजिशन क्या है, ये सब हमने जाना। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन न्यूरल सिस्टम या फिर ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, उसका रोल क्या है, उसका एसेंशियल फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के लिए, आज हम ये सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम को। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, it is made up of nerve cells or neurons that transmit signals between the brain and the rest of the body. हम न्यूरॉन को पहले भी पढ़ चुके हैं, that is largest cell of the body. इसी को क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स। आपको याद आ रहा होगा, हमने न्यूरॉन पहले भी पढ़ा है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, और इसी को क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स। ये काम क्या करता है, उस टाइम भी पढ़ा था, दोबारा फिर रिवाइज करते हैं। उस टाइम हमने ये पढ़ा था कि ये सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अगर आपको किसी ने टच किया है, या फिर आप बॉडी मूवमेंट, आप वॉक कर रहे हैं, आपने ये पेन उठाया हुआ है हाथ में यानी कि स्टाइलिस, आपने बुक उठाई है, या फिर आपका हाथ कहीं पे किसी गर्म चीज पे टच हो गया, या फिर कुछ निडल लग गई है, वट एवर द थिंग इज, ये रिस्पॉन्सेज आपके ब्रेन को कौन भेजता है, न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल्स। और ये रिस्पॉन्सेज दोबारा से एक एक रिजल्ट बन के आएंगे। अगर आपको कोई स्टिमुलस मिला, उसके बाद आप एक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर आपका किसी गर्म चीज पे हाथ लग गया तो आपने हाथ पीछे किया, तो ये आपको रिफ्लेक्स एक्शन कौन दे रहा है, आपको कौन बताता है, ब्रेन। और ये सिग्नल कौन लेके आता है कि आपको हाथ पीछे करना है, दैट इज न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल्स। तो जो न्यूरॉन्स हैं यानी कि नर्व सेल्स हैं, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम के। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन था। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की यानी कि ब्रेन की। तो उसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल। यहाँ पे आप देख पाएंगे, दिस इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो साइड में नर्व्स जा रही हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकल रही हैं, बहुत सारा बड़ा सा एक जंजाल या फिर एक नेटवर्क बना रही हैं ये नर्व्स। ये नर्व्स बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे नीचे लिखा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी पे जो काम हो रहा है नर्व्स के थ्रू, और वो नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, दैट फॉर्म्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंटर में अलाइंड है ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, दिस फॉर्म्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे लिखा है, ये जो सेंटर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अलाइंड है, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इन दोनों से जो नर्व्स निकलती हैं, दैट इज नोन एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेकेंड, इट कंट्रोल्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। हमारा नर्वस सिस्टम जो है हमारी हेल्थ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स कंट्रोल करता है, जैसे कि मूवमेंट, आपको वॉक करना है, रन करना है, ये सब कुछ ये सारे एक्शंस आप इसलिए परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि आपके पास नर्वस सिस्टम है, आपके न्यूरॉन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आप कितने स्टेप, कितने टाइम के बाद आप जंप करेंगे या फिर वॉक करेंगे। आपको ये जो मसल कोऑर्डिनेशन है, आप वॉक करते हुए गिरते नहीं हैं, रनिंग करते हुए गिरते नहीं हैं, ये जो मसल कोऑर्डिनेशन है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम। सेकेंड इज द सेंसेशन। बॉडी में कोई भी सेंसेशन हो, इसके बारे में आपका नर्वस सिस्टम ही आपको बताता है। कोई भी बॉडी में सेंसेशन हो, या फिर जैसे कोई हल्का सा पेन हो, या फिर कोई ऐसा कि आपको, जैसे आपको टीथ में भी कोई सेंसेशन हो रही है, ठीक है, ठंडा खाने पे, गर्म खाने में, कैसी भी टाइप की सेंसेशन, आपके स्किन में कोई सेंसेशन है, कोई इरिटेशन हो रही है, आपको कुछ फील होता है, कैसी भी काइंड की सेंसेशन जब आपको फील होती है, वो सेंसेशंस के बारे में आपको कौन बताता है, आपका नर्वस सिस्टम। गॉट इट। थर्ड वन इज थॉट्स एंड द इमोशंस। आपके जो विचार हैं, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम। कब आपको बुरा लग रहा है, कब आपको अच्छा लग रहा है, कब आपको रोना आ रहा है, कब आपको हंसना है, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, आपका नर्वस सिस्टम। देन ब्रीदिंग, आपका ब्रीदिंग पैटर्न, आप एक्सेसिव इनहेलेशन कर रहे हैं, आप एक्सेसिव ब्रीथ कर रहे हैं, जैसे कि आप जब वर्कआउट करते हैं
तो आप बहुत गहरी गहरी सांस और बहुत फास्ट पेस पे सांस लेने लग जाएंगे, इनहेलेशन बहुत फास्ट पेस पे हो जाएगी। तो ये जब सारा ब्रीदिंग पैटर्न जो है ये कौन कंट्रोल करता है? आपका नर्वस सिस्टम। देन द बॉडी टेम्परेचर, आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी किसका है? नर्वस सिस्टम का। आपका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो आपकी बॉडी शिवर करने लग जाएगी। अब इस शिवर करने का एक्शन कहाँ से आया? आपकी बॉडी में कंपन शुरू हो जाएगी, ये मस्कुलर एक्टिविटी है। ये क्यों परफॉर्म हुई और कैसे परफॉर्म हुई, ये सब नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो उसने सिग्नल दिया मसल्स को ये कि बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होना चाहिए, तो आपकी बॉडी शिवर करने लगेगी, तो उससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि और गर्माहट आ जाएगी। तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट भी कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। देन वी हैव हंगर एंड थर्स्ट, पानी की प्यास और भूख। आपकी भूख रेगुलेट कौन करता है? ऐसा तो नहीं है ना कि आपको कंटिन्यूसली 24/7 हमेशा ही हर समय भूख ही लगी रहती है, नहीं। आपने एक मील खा लिया उसके बाद आपकी भूख शांत हो जाती है, आप कहते हैं मेरा पेट भर गया है ना। पानी आपने पी लिया, जितना पीना था पी लिया, उसके बाद आपकी प्यास भी शांत हो जाती है ना। यू फील रिलैक्स्ड। ये हंगर और थर्स्ट कौन कंट्रोल करता है? आपकी प्यास और आपकी भूख कौन कंट्रोल करता है? दैट इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ये सब एक्शंस परफॉर्म कर रहा है नर्वस सिस्टम, ये सब कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कर रहा है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम के। ये क्या करते हैं? डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करते हैं कि क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, रिसीव करेंगे उस सिग्नल को और ट्रांसफर करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। सबसे सिंपल यही कि किसी गर्म चीज पे आपका हाथ लग गया, तो अब गर्म चीज पे हाथ लगा है, ये डिटेक्ट किसने किया? आपके न्यूरॉन ने। और ये रिसीव किया सिग्नल कि ओके फाइन ये गर्म है, ये सिग्नल पहुंचाया ब्रेन तक, ये आपके न्यूरॉन ने काम किया। अब आपको हाथ पीछे करना है वहां से, तो ये कौन लेके आएगा सिग्नल भी कि आपको हाथ पीछे करना है उस गर्म चीज से? तो ये भी आपका कौन काम करेगा? न्यूरॉन। एक्साइटेबल सेल्स हैं क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज स्टेट में है। न्यूरॉन्स होते हैं एक्साइटेबल सेल्स, इसका मतलब क्या है? पोलराइज स्टेट। जैसे करंट फ्लो करता है, जैसे करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक वैसे ही न्यूरॉन के अंदर भी ऐसे एक्साइटेबल मेम्ब्रेन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, इसके थ्रू सिग्नल जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी परफॉर्म होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, सेम वैसे ही न्यूरॉन्स भी सिग्नल कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, ओके फाइन। यहाँ पे एक वर्ड आता है सॉल्टेटरी कंडक्शन, ये क्या है इसको पढ़ते हैं। पहले यहाँ पे नीचे आप एक डायग्राम देखिए, एक पिक्चर देखिए न्यूरॉन की। इसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी या फिर सोमा। इस सेल बॉडी के अंदर ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स, जो कि न्यूरॉन का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक है, ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स हैं। अब ये जो ब्रांचिंग पैटर्न आपको दिख रहा है, ब्रांचिंग टेल्स दिख रही हैं, ब्रांचेस दिख रही है ना आपको, ये ब्रांचेस जो हैं ये स्टिमुलस रिसीव करती हैं। आपने गर्म चीज पे हाथ रखा, वो डेंड्राइट जो है, न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला सेक्शन है, ये रिसीव करेगा कि ओके फाइन एक सिग्नल रिसीव किया उसने, एक स्टिमुलस रिसीव किया। उसके बाद ये सिग्नल यहाँ से आएगा और इस एक्सॉन में जाता है। एक्सॉन में आप देख रहे हैं ये श्वान सेल्स हैं, और ये स्वान सेल्स क्या करते हैं? दे फॉर्म्स द माइलिन शीथ। ये एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन शीथ बन रही है। ये माइलिन शीथ किसने बनाई है? श्वान सेल्स ने। अब बीच में एक जगह देखेंगे आप जहां पे माइलिन शीथ नहीं है, जहां पे माइलिन शीथ नहीं है, एब्सेंट है, उसको बोलते हैं नॉड ऑफ रेनवियर। नॉड ऑफ रेनवियर जहां पे माइलिन शीथ नहीं है। और एंड में आता है एक्सॉन टर्मिनल। स्टिमुलस यहाँ से आया, एक्सॉन में आया, फिर एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंच गया और ब्रेन के पास सिग्नल चला गया। गॉट इट? बीच में आप एक चीज नोट करेंगे, जब मैंने कहा कि यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, अब माइलिन शीथ का मेन काम क्या है? दिस एक्ट एज एन इंसुलेटर। माइलिन शीथ कैसे काम करती है? इंसुलेटर की तरह। इंसुलेटर का मतलब ये कोई कंडक्शन नहीं होने देगी, कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या फिर कोई भी सिग्नल जो है उसको, इम्पल्स को अपने आसपास से जाने नहीं देगी। तो इंसुलेशन का काम करते हैं माइलिन शीथ। अब जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, तो जब सिग्नल आया
वो इसके अंदर तो जा ही नहीं सकता क्योंकि हमें माइलिन शीथ है, वो इसके ऊपर से जंप करके जाएगा। जो स्टिमुलस आएगा वो ऐसे जंप करके जाएगा नॉड ऑफ रेनवियर के थ्रू, ठीक है। जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, सीधा इंपल्स यहाँ पे आएगी और माइलिन शीथ को क्रॉस करके उसको छोड़ के बीच में जंप करेगी। इस जंपिंग मूवमेंट को क्या बोलते हैं? सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये जो इंपल्स की जंपिंग मूवमेंट है इसको बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। और ध्यान देंगे ये फास्ट मूवमेंट है इंपल्स की, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फास्ट मूवमेंट है। अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऐसे ट्रेवल करके जा रही होती, यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होती, तो वो मूवमेंट स्लो हो जाती। प्रैक्टिकल भी है ना, क्योंकि अगर जंप करके कोई जा रही है तो थोड़े टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो ये फास्ट मूवमेंट भी होती है सॉल्टेटरी मूवमेंट, फास्टेस्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। कंडक्शन इससे बहुत फास्ट होगी, सिग्नल्स बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पहुंचेंगे ब्रेन के पास, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। देन ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अभी पढ़ा हमने सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में सेंट्रल पोर्शन आता है दैट इज ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में आता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स हैं, जो इनसे नर्व्स अराइज हो रही हैं वो बनाती हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज सोमैटिक। सोमैटिक का मतलब क्या है? ये स्केलेटल मसल्स को जो नर्व्स जाएंगी वो सारी बनाती हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। स्केलेटल मसल्स, आप मूव कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आपने ये स्टाइलस हाथ में होल्ड किया, इसको ऊपर उठा रहे हैं, आपने बुक हाथ में होल्ड किया, आपने फोन छोड़ दिया, हाथ में ले लिया, ठीक है। ये सब जो मूवमेंट है जो आपको पता है आप कर रहे हैं, आपको पता है ना आपने पेन हाथ में उठाया हुआ है, आप अभी कॉपी पे लिखेंगे, ये आपको पता है, आप अपने पूरे सेंसेस में ये काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्केलेटल मूवमेंट। स्केलेटल मसल्स के अंदर जो नर्व सप्लाई हो रही है वो बनाती है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, जो वॉलंटरी है, जो आप चाहें या ना चाहें खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप चाहते हैं इस पेन को नीचे रख दें तो आप रख सकते हैं, ठीक है, उठाना चाहते हैं तो उठा लेंगे। तो ये आपका सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमस क्या होता है? जिसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ऑटोनॉमस को परमिशन की जरूरत नहीं, वो अपनी मर्जी से चलता है। और ये हमारे कहाँ पे मिलता है? स्मूथ मसल्स में। सप्लाइज नर्व्स टू इनवॉलंटरी मसल्स एंड द स्मूथ मसल। हमारी बॉडी में जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हो रही हैं, पेरिस्टॉल्सिस है उसमें से एक, हमने उस टाइम भी एग्जांपल पढ़ा था मसल्स के टाइम पे। पेरिस्टॉल्सिस जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की मूवमेंट है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। स्मूथ मसल्स की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जितने भी स्मूथ मसल्स और विसरल ऑर्गन्स की एक्टिविटी है वो सब, जहाँ पे जितनी भी सप्लाई वहाँ पे नर्व्स की है, वो सब नर्व्स क्या बनाती हैं? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। जो आपके कंट्रोल में ना हो वो वाली एक्टिविटी दैट इज इनवॉलंटरी मसल्स। ब्रेन की बात करते हैं अब। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट ब्रेन। इट इज द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है ये, हमारी मस्कुलर मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करवाता है, दैट इज ब्रेन। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कमांड्स दे रहा है आपको, बता रहा है आपको क्या करना है। आपके सामने कुछ ऐसे खड्डा है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा होल है जिसको आपको जंप करना है। अब आपको ये पता है, ये कमांड आपको किसने दिया? आपको किसने बताया ये कि अगर आपने आगे पैर रखा तो आप गिर जाएंगे उसमें। आपको ये सिग्नल दिया गया, आपको ये बताया गया कि आपको इसके अंदर पैर नहीं रखना है, या तो साइड से निकल जाइए या फिर उसको जंप कर जाइए, उसके अंदर नहीं जाना है। तो ये आपको ब्रेन ही तो बता रहा है। ये तो बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल, बहुत देसी एग्जाम्पल हो गया कि कमांड कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि आपको क्या काम करना है। आपको भूख लग रही है तो वो ही बता रहा है, आपको प्यास लग रही है तो आपका ब्रेन ही बताता है, आपको पेन हो रही है बॉडी में तो वो ब्रेन ही बता रहा है, आपको इनफैक्ट रोना भी है, हंसना भी है, ये सब आपके सिग्नल्स कौन देता है? आपको ब्रेन देता है। सो इट इज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल्स वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। अभी पढ़ा वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, जितनी भी वॉलंटरी, जितनी भी एक्शंस आप खुद चाहकर परफॉर्म करना चाहते हैं वो सारे, और जो आपकी परमिशन के बिना परफॉर्म हो रहे हैं आपकी बॉडी में वो सारे एक्शंस ब्रेन कंट्रोल करता है। सॉफ्ट लार्ज साइज ऑर्गन प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम। क्रेनियम इज द बोनी बॉक्स। ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग है, बोन स्ट्रक्चर है जिसको हम स्कल भी बोलते हैं, उसके ऊपर एक कवरिंग है क्रेनियम,
और वैसे ब्रेन है सॉफ्ट लार्ज साइज ऑर्गन जिसके ऊपर क्रेनियम की कवरिंग है, बोनी बॉक्स है, ठीक है। वेट इसका अबाउट 1.4 kg है। ओके फाइन। किडनी के अंदर भी आपने कुछ कवरिंग्स पढ़ी थी, और लंग्स के अंदर भी आपने कुछ कवरिंग्स पढ़ी थी, हार्ट के अंदर भी कुछ कवरिंग्स करी थी। अब बात आती है ब्रेन की। ब्रेन के पास 3 कवरिंग्स होती हैं जिनको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। 3 कवरिंग्स होती हैं ब्रेन के पास जिनको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। सबसे बाहर वाला होता है ड्यूरामेटर, जो क्रेनियम को लाइन करेगा, दैट लाइंस द क्रेनियम, आउटर है दैट इज ड्यूरामेटर। मिडल वाला, बीच वाला होता है एरेक्नोइड, और पायामीटर होता है सबसे अंदर वाला। सबसे अंदर वाला होता है पायामीटर। तो सबसे बाहर आ गया ड्यूरामीटर, देन एरेक्नोइड एंड देन पायामीटर। आउटर टू इनर इसका, ऐसे आप इसका आउटर टू इनर वाला सेक्शन है ये। बाहर से अंदर की तरफ जब आएंगे तो ड्यूरामीटर, एक्नोइड एंड पायामीटर आता है। 3 क्रेनियल मेनिंजेस हैं, यानी कि 3 कवरिंग है ब्रेन के पास। ये ब्रेन का सेक्शन आप देख रहे हैं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, सबसे बड़ा लार्जेस्ट है फोर ब्रेन, एंड दिस इज हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड दी हाइंड ब्रेन, ये 3 सेक्शन में हमने ब्रेन को डिवाइड किया। 1 बाय 1 एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे। क्या है ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सबसे पहला आता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन लार्जेस्ट है। अभी हमने बोला कि फोर ब्रेन लार्जेस्ट है तीनों ब्रेन्स में से, तीनों सेक्शन में से। इसका फर्स्ट पार्ट, इसको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट। फोर ब्रेन तो खुद भी लार्जेस्ट है, उसके अंदर जब हम डिवीजन करते हैं तो सेरिब्रम ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है ब्रेन का, लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम। इसके पास, फोर ब्रेन के पास कुछ ऑलफैक्टरी लोब्स भी होते हैं। ऑलफैक्टरी लोब्स क्या? हमारी स्मेलिंग सेंसेशन को कंट्रोल करने वाले। हमारी स्मेलिंग सेंसेशन को कंट्रोल करने वाले ऑलफैक्टरी लोब्स भी फोर ब्रेन के अंदर होते हैं। थर्ड डिवीजन है डायनसेफेलोन। डायनसेफेलोन को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो अगर क्वेश्चन आए कि फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट या फिर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है, तो आप बोलेंगे सेरिब्रम है। और उसके बाद फोर ब्रेन के अंदर ऑलफैक्टरी लोब्स आते हैं जिनका काम है स्मेलिंग सेंसेशन। और थर्ड पार्ट है डायनसेफेलोन, जिसके आगे 2 पोर्शंस हैं, थैलेमस एंड दी हाइपोथैलेमस। उसके बाद सेकंड डिवीजन है ब्रेन की, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कुछ नहीं होता, एक चार तरीके की कुछ स्वेलिंग्स होती हैं ब्रेन के अंदर, कुछ ऐसे स्वोलन अप पार्ट्स होते हैं ब्रेन के अंदर 4। इन चारों को एक साथ बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। Thus forms the midbrain. 4 swellings present in the brain that forms the midbrain, और एक साथ इन चारों को क्या बोलते हैं? Corpora quadrigemina. Third one is the hindbrain. Hindbrain को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, pons, medulla, medulla oblongata, and third one is the cerebellum. सबसे पहला लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम, ये एज अ फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। और सेकंड है पूरे ब्रेन में, सेकंड लार्जेस्ट है सेरिबेलम। ठीक है, तो हैंड ब्रेन को डिवाइड किया गया पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम में। सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट वन। आगे चलेंगे, फोर ब्रेन को अच्छे से पढ़ते हैं। अभी हमने बोला सेरिबेलम, सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट, लार्जेस्ट है ये पूरे ब्रेन में सेरिब्रम। डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। ये सेरिब्रम जो है ये ऐसे डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। सेरिब्रम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये दोनों पार्ट्स जो हैं दैट इज कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व्स। इसके बीच में से एक बहुत सारी नर्व्स का एक गुच्छा या फिर एक रो कह लीजिए, उसको कनेक्ट करता है इन 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को, जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं, राइट
सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, इसको कनेक्ट कौन करता है? नर्व्स का एक ट्रैक्ट है जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। फंक्शन क्या है सेरिब्रम का? दैट इज सीट ऑफ इंटेलिजेंस। आपका आईक्यू क्या है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ये कौन डिसाइड करता है? आपका सेरिब्रम। आपका आईक्यू क्या है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ये कौन डिसाइड करता है? सेरिब्रम। सेकंड इज एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक एंड टू मेक कैलकुलेशंस। कितने अच्छे से आप लिख पा रहे हैं, कितने अच्छे से आप सोच पा रहे हैं, जो आपने सुना आपको, आप उसको कितना अच्छा लिख पा रहे हैं, आपकी एबिलिटीज कितनी अच्छी हैं, इंटेलिजेंट कितने हैं आप कितने अच्छे से बोल पा रहे हैं, आपकी फ्लुएंसी क्या है, और कैलकुलेशंस, जल्दी जल्दी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करना, ये सब चीजें कौन डिफाइन करता है? आपका सेरिब्रम। आपकी इंटेलिजेंस डिफाइन करता है। रीजनिंग एबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग, ये सब कौन काम करता है? सेरिब्रम। आप रीजनिंग एबिलिटी, आप फटाफट से सिचुएशंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, डिसीजंस ले पाते हैं, नहीं ले पाते, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम। मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, कैसे सिचुएशन में क्या करना है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, सॉरी आपकी थिंकिंग एबिलिटीज क्या हैं, आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, आप किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाते हैं, कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, कितनी दूर तक सोच पा रहे हैं, ये सब कुछ आपकी थिंकिंग एबिलिटीज को, आपकी डिसीजन कैलकुलेशंस को, सब कुछ आपकी इंटेलिजेंस कौन डिफाइन करता है? सेरिब्रम करता है। ठीक है, तो सेरिब्रम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। सेकेंड वन इज द ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या कर रहे हैं? स्मॉल साइज्ड क्लब शेप्ड सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स जो हमारे फोर ब्रेन में हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है? छोटे छोटे हैं बहुत ज्यादा, और क्लब शेप ऐसे हैं, क्लब शेप्ड सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं, पेयर है, दो हैं, और ये क्या कंट्रोल करते हैं? सेंस ऑफ स्मेल। जो आपको स्मेल आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है, अच्छी या फिर बुरी स्मेल आ रही है, कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, आप ये सब कुछ डिफाइन कर पाते हैं किसके कारण? ऑल्फैक्टरी लोब्स के कारण। और ये ऑल्फैक्टरी लोब्स कहाँ पे हैं? फोर ब्रेन में। ठीक है, डायनसेफेलोन, ये हमारे ब्रेन के लोअर साइड पे है। ब्रेन को अगर ऐसे ब्रेन है, अगर ऐसे करेंगे, जो उसका नीचे वाला सेक्शन है वहां पे डायनसेफेलोन है, और डायनसेफेलोन के दो पार्ट्स हैं, थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या करता है? रिले सेंटर ऑफ द सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स टू द सेरिब्रम। जितने भी मोटर सिग्नल्स आ रहे हैं, जितने भी सेंसरी सिग्नल्स और मोटर सिग्नल्स हैं, जो आपने कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, ये सारे सिग्नल्स दे रहा है हाइपोथैलेमस सेरिब्रम को। ठीक है, थैलेमस देता है ये सारे सिग्नल्स सेरिब्रम को, आपका वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी एक्शंस। हाइपोथैलेमस है फ्लोर ऑफ द फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस। ये हंगर, थर्स्ट, ससाइटी एंड थर्मोरेगुलेशन कंट्रोल करता है। सटाइटी का मतलब क्या है? सटाइटी का मतलब क्या है कि आपने खाना खाया, एक बार आपको भूख लगी, आपने अपनी एक मील कंप्लीट मील ली, उसके बाद आपकी भूख खत्म, शांत होगी कुछ समय के लिए, फिर आप जैसे मान लीजिए आपने सुबह का खाना खाया, फिर आप दोपहर में ही खाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार भूख लगी और कंटिन्यूटी 24 घंटों के लिए आपको भूख ही लग रही है, ऐसा नहीं है ना। एक समय के बाद आपको ऐसा लगता है कि ठीक है फाइन, अब मेरा पेट भर गया, अब मुझे और नहीं खाना है, दैट इज सटाइटी। मतलब आपका कंट्रोल कर रहा है वो, आपको एक सेटिस्फेक्शन कौन प्रोवाइड करता है कि बस आपने खाना खा लिया, अब आपको और भूख नहीं है, दैट इज हाइपोथैलेमस। हंगर, आपकी भूख कंट्रोल करना। थर्स्ट, आपको प्यास कितनी लग रही है, आपको ऐसा तो नहीं होता एक एक टाइम आपने पानी पिया फिर आप पानी पीते ही चले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना, एक टाइम के बाद आप रुक जाते हैं, एक ग्लास, दो ग्लास, ओवर देन आप और पानी नहीं पिएंगे क्योंकि आपकी जो प्यास है वो शांत हो गई है। ये सब कुछ थर्मो रेगुलेशन, आपका बॉडी टेम्परेचर जो रेगुलेट करना है, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है या फिर बॉडी टेम्परेचर हाई हो रहा है, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, then we have the midbrain. It is located between thalamus, hypothalamus of the forebrain and pons of the hindbrain. जो hindbrain का pons है उसके बीच में, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है फोरब्रेन के, उसके बीच में ये लोकेटेड है मिड ब्रेन, इसलिए इसको मिड बोलते हैं। मिड मतलब मिडल पार्ट। हाइपोथैलेमस और थैलेमस जो है फोर ब्रेन का उसके बीच में, और जो हाइंड ब्रेन का पॉन्स है उसके बीच में लोकेटेड है ये, दैट इज मिड ब्रेन। 4 राउंड स्वेलिंग्स जो होती हैं, मैंने अभी बोला कि 4 तरीके की स्वेलिंग्स अवेलेबल हैं ब्रेन के अंदर, दैट फॉर्म्स द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये बनाती है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है? विजुअल एंड हियरिंग रिफ्लेक्सेस।
ऑल्फैक्टरी लोब्स आपका स्मेलिंग सेंसेशन आपका डिटेक्ट कर रहे थे, आपकी स्मेल्स डिटेक्ट कर रहे थे, आपको कैसी स्मेल आ रही है। ये आपका फोर ब्रेन के अंदर जो ऑल्फैक्टरी लोब्स थे वो काम करते थे। आप देख रहे हैं विजुअल और हियरिंग, आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये सब कौन डिटेक्ट करता है? आपका मिड ब्रेन, ठीक है। सेरिब्रल एक्वेडक्ट क्या चीज है बच्चों? एक नई टर्म आई है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। दैट इज अ कैनाल दैट पासेस थ्रू द ब्रेन। हमारे ब्रेन में से एक कैनाल पास हो रही है, जिसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ध्यान देंगे ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट का मतलब क्या है। देखिए हमारी बॉडी में ब्लड और लिम्फ है, जिसके थ्रू कुछ न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, ऑक्सीजन भी ट्रांसफर होती है हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। सारे सेल्स को, ऑर्गन सिस्टम को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिल रहे हैं, एंजाइम्स मिल रहे हैं, हार्मोन्स मिल रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन मिल रही है। ये सब किसके थ्रू मिलती है? लिम्फ और ब्लड के थ्रू। ये बॉडी फ्लूइड है हमारा। ब्रेन के पास उसका एक अपना फ्लूइड है, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। ये ब्रेन का अपना फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये कैनाल के अंदर फिल्ड है। इस कैनाल को बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। इस डक्ट के अंदर, इस सेरिब्रल एक्वेडक्ट के अंदर, कैनाल के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ये ब्रेन का शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, इंजरीज वगैरह से बचाएगा ब्रेन को। शॉक एब्जॉर्बर, कुशनिंग की तरह काम करेगा। जैसे हमारी बॉडी में कुशनिंग का काम एडिपोज टिश्यू कर रहा था, और ब्रेन के अंदर शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इट प्रोवाइड्स बॉयंसी। बॉयंसी का मतलब क्या है? हल्कापन, एक तरीके का हल्कापन, एक उछाल, बायंसी, एक हल्कापन प्रोवाइड करता है ब्रेन को। थर्ड वन इज प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन तो ब्लड और लिम्फ प्रोवाइड कर रहे हैं, पर ब्रेन के पास उसका एक अपना मैकेनिज्म है, उसकी एक अपनी फ्लूइड है, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है। ये था आपका मिड ब्रेन। देन वी हैव द हाइंड ब्रेन। इट इज मेड अप ऑफ पोन्स, सेरिबेलम एंड द मेड्यूला। याद रखेंगे, सेरिब्रम फर्स्ट लार्जेस्ट है और सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन है ब्रेन का, and is a part of a hind brain. Cerebellum, second largest part of the brain, maintains equilibrium, posture and tone of your muscles. मसल्स को प्रॉपर शेप में रखना, किस एक्टिविटी में कैसे मसल काम करेगा, ये सब डिसाइड करना, हमारी बॉडी पोस्चर मेंटेन करना, दूसरा और हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, बैलेंस लेके आना बॉडी में, ये सब काम है सेरिबेलम का। अब यहाँ पे जब बात आ जाती है पोस्चर मेंटेनेंस की, इससे आप एक ट्रिक याद रखेंगे। पोस्चर की जब भी बात आएगी सेरिबेलम में, तो यहाँ पे एक नाम आएगा, दैट इज अल्कोहल। अल्कोहल पीने के बाद जो एक इंडिविजुअल है, उसका मसल कोऑर्डिनेशन सबसे पहले खराब होता है। अल्कोहल से कुछ नहीं होगा, उसके सेरिबेलम पे इफेक्ट आता है, सेरिबेलम को अटैक करता है अल्कोहल, और क्या होगा? मसल कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगा। इसीलिए जिस भी इंडिविजुअल ने अल्कोहल पी, वो अच्छे से चल नहीं पाता है, वो ड्राइव नहीं कर पाएगा। क्यों बोलते हैं कि ड्राइव नहीं करना है आपको? और वो थोड़े थोड़े स्टेप लेने के बाद गिर जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका मसल कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। अल्कोहल इफेक्ट्स हियर। अल्कोहल से क्या होएगा? मसल कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगा। अल्कोहल इफेक्ट्स द मसल कोऑर्डिनेशन। मसल कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगा, अच्छे से चल नहीं सकता है, बात भी नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो जो हमारी मसल्स की एक्टिविटी इन्वॉल्व है, जहाँ पे मसल्स का रोल है चलने में, ड्राइव करने में, बात करने में, टंग के मसल्स इन्वॉल्व हैं, ये सब एक्टिविटी हैम्पर होने लग जाएगी, क्योंकि सेरिबेलम पे इफेक्ट डालती है अल्कोहल। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, दैट इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे नीचे वाला हिस्सा है ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे, यहाँ पे पीछे मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यहीं से शुरू हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ ही नीचे शुरू हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, आपकी रेस्पिरेशन, आपकी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। आप गहरी सांस ले रहे हैं या फिर आप फास्ट पेस पे सांस ले रहे हैं, ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कहाँ पे है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। और कार्डियोवेस्कुलर सेंटर, आपकी हार्ट की एक्टिविटी भी, आपके हार्ट के मसल्स की एक्टिविटी भी, आपके हार्ट की पंपिंग भी कौन कोऑर्डिनेट करता है, कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये किसका पार्ट है? मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके हाइंड ब्रेन का। तो याद रखेंगे सेरिबेलम भी इसमें आता है, और सेरिबेलम में अल्कोहल से सेरिबेलम का लेना देना है, क्योंकि सेरिबेलम पोस्चर मेंटेन करवाता है और अल्कोहल सेरिबेलम पे ही सबसे पहले इफेक्ट डालती है।
उससे क्या होगा कि आपका मसल कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगा। ये था हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। देन वी हैव द स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों आपको याद होगा हमने पढ़ा था वर्टिब्रल कॉलम, हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं, हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी, उसके बीच में एक ट्रैक्ट है नर्व्स का, कुछ नर्व्स उसके अंदर से निकल रही है, वर्टिब्रल कॉलम में एक होल बना हुआ है, उसके बीच में से कुछ नर्व्स निकलती हैं, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है दैट इज अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। 45 सेंटीमीटर लंबाई का एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा डाउनवर्ड्स। अभी बताया मेडुला ऑब्लोंगेटा सबसे नीचे वाले हिस्से में है हमारे ब्रेन के, लास्ट पोर्शन कह लीजिए, और वहां से क्या एक्सटेंड हो रहा है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड होती है यहीं से मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे से। इट कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? इसने इंपल्सेस उठाए हमारी बॉडी के, हमारे जो भी एक्शंस थे, हमें जो भी सेंसेशंस फील हुई, स्पाइनल कॉर्ड ने उठाई, पूरी बॉडी में है, ठीक है। इसने उठाई सारी वो सेंसेशंस और इसने ब्रेन के पास पहुंचाई, और ब्रेन से हमारे पास सिग्नल भी लेके आ रही है। क्या कर रही है स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड हमारी सारी सेंसेशंस और एक्टिविटीज को उठाएगी, हमारे इंपल्सेस को उठाएगी, जो भी स्टिमुलस हमारे पास आया, और उसके रिवर्ट बैक में जो हमें एक्शन परफॉर्म करना है, जो हम रिएक्ट करेंगे उस एक स्टिमुलस के लिए, वो सारा स्टिमुलस का रिएक्शन हमारा ब्रेन जो हमें सिग्नल देगा वो कौन लेके आता है आपके पास? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द बॉडी। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शंस होते हैं जो आप जानबूझ के परफॉर्म नहीं करेंगे, मतलब आप सोच के वो काम नहीं करेंगे। सेम एज यूजुअल एग्जांपल, आपने किसी गर्म चीज पे हाथ लगाया, अब आप यहाँ हाथ लगाने के बाद उस गर्म चीज पे आपके हाथ में चाय का कप है, बहुत गर्म चाय है, और आपका हाथ उस पे लग गया, तो आप यहाँ पे सोचेंगे नहीं कुछ सेकंड के लिए, फिर कुछ मिनट्स के लिए कि मुझे हाथ हटाना है या नहीं हटाना है, मैं इसको हाथ को हटाऊं, मेरा हाथ जल रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, आप सोचेंगे थोड़ी ना, आप एकदम से हाथ पीछे कर लेंगे। ये क्या है कि आपने एकदम से हाथ पीछे कर लिया, आपने सोचा नहीं उसके लिए बिल्कुल भी, टाइम नहीं लिया बिल्कुल भी, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, बहुत ही कम टाइम में आपने ऑटोमेटिकली आपका हाथ पीछे जाएगा बिना सोचे समझे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन है, वो बाय डिफॉल्ट आपकी मेमोरी में सेट है कि आपको हाथ पीछे करना है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन कौन परफॉर्म करता है, कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपको क्या दिखाया हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम आपका, इससे क्वेश्चन आ सकता है वर्टिब्रल कॉलम से। आपको वर्टिब्रल कॉलम दिखाया हुआ है, जो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, यहाँ नेक वाले रीजन में हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, नेक वाले रीजन में हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। ये सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 to C7 होते हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं। उसके बाद नीचे आते हैं हम थोरेसिक कैविटी में, जहाँ पे हमारे लंग्स वगैरह हैं, वो सब क्या होता है? थोरेसिक कैविटी, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा है T1 to T12, 12 थोरेसिक वर्टिब्रीज है। उसके बाद आता है लंबर वर्टिब्रा, जो हमारा नीचे वाला सेक्शन इन्वॉल्व है, थोरेसिक के नीचे जो हमारा बेसल पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं लंबर वर्टिब्रा। और लंबर है L1 to L5, 5 लंबर वर्टिब्रा है। अब नीचे सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, जहाँ पे एनस होती है उस रीजन में कुछ वर्टिब्रास होते हैं, एनस वाले रीजन में, और ये 5 होते हैं, S1 to S5। बट ये पांचों के 5 वर्टिब्रा फ्यूज्ड यानी कि जुड़े हुए हैं। इन्होंने ये ऐसे पड़े हैं, ऐसे सिचुएशन में अवेलेबल हैं हमारे एनस वाले रीजन में कि फ्यूज्ड हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, ग्रुप बनाया हुआ है, जुड़े हुए हैं, तो S1 to S5। तो इसको हमेशा हम ऐसे याद रखेंगे, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 12 thoracic vertebra, 5 lumbar vertebra and 5 sacral vertebra। इसको हम लोग S करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूज्ड है तो ये एक ही बना रहा होता है, इसीलिए C7 T12 L5 और S में 1 to 5 जो अवेलेबल हैं वर्टिब्रास, वो पांचों के 5 फ्यूज्ड स्टेट में हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। C7 T12 L5 और S, ये वर्टिब्रास हमारी बॉडी में हैं। 7 वर्टिब्रास सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, एंड देन दी T12 यानी का मतलब 12 वर्टिब्रास थोरेसिक कैविटी में है, जहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं। देन उसके बाद नीचे वाला सेक्शन जो आ गया आपका L5,
यहाँ पे हमारे 5 लंबर वर्टिब्रास हैं। देन एनस वाले रीजन में आते हैं 5 वर्टिब्रास जो कि फ्यूज्ड हैं, दैट इज सैक्रम रीजन में। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज है? रिफ्लेक्स एक्शन इज द रैपिड इनवॉलंटरी अनप्लान्ड एक्शंस। अभी बोला हमने, आप प्लान नहीं करेंगे, आप सोचेंगे नहीं कि आपको हाथ पीछे करना है, आपके हाथ पे निडल लग गई, कुछ तीखी चीज लगी, आप सोचेंगे थोड़ी ना, अच्छा अभी आपको यहाँ पे निडल, आपको किसने निडल प्रिक कर दिया आपकी उंगली पे, आप उंगली ऐसे ही रखेंगे कि प्रिक हो रही है, कोई बात नहीं, मुझे पेन हो रहा है, होने दो, नहीं, आप एकदम से पीछे करेंगे, और ये बिना सोचे समझे करेंगे, आप सोच के नहीं करेंगे कि मुझे पीछे करना है, नो नो नो, आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, आपने ऑटोमेटिकली अपना हाथ पीछे लेके चले जाना है। तो दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन, अनप्लान्ड एक्शंस होता है इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अब आपने गर्म चीज को हाथ लगाया, हाथ पीछे कर लिया, तो आपका हाथ जलने से बच जाएगा, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, आपको प्रोटेक्ट करता है रिफ्लेक्स एक्शन। पाथ फॉलोड बाय एन इंपल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। एक इंपल्स, एक स्टिमुलस जो पाथ फॉलो करती है रिफ्लेक्स एक्शन में, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, देखिए, ये बंदे ने अपनी उंगली आग की तरफ कर दी, उसको गरम गरम लगा होगा ना, सेक लगा होगा उस आग का, तो एफ्रेंट न्यूरॉन जो है, एफ्रेंट न्यूरॉन ये सिग्नल लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन है ये सिग्नल लेके गया स्पाइनल कॉर्ड के पास कि कुछ गर्म फील हुआ है और बहुत एक्सेसिव गर्म फील हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा गर्माहट लगी है उंगली पे। तो इस स्पाइनल कॉर्ड के पास ये इन्फॉर्मेशन गई, स्पाइनल कॉर्ड ने वापस एक सिग्नल भेजा है एफ्रेंट न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे पास एक सिग्नल आता है, और वो सिग्नल हमारा मसल, ये हमारा हाथ है, ये मसल हमारा इफेक्टर बन गया, जो यहाँ पे रिसेप्टर है हमारा हाथ, और यहाँ पे हमारी मसल जो है हाथ की, आर्म की या फिर हाथ की मसल, ये इफेक्टर की तरह काम करिए। अब हम एक एक्शन गया, इम्पल्स गया, अब हम एक रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, हम अपना हाथ पीछे करेंगे। ये स्पाइनल कॉर्ड का जो मोटर न्यूरॉन हमारे पास एक सेंसेशन लेके आया है, एफ्रेंट न्यूरॉन हमें बता रहा है कि आपको हाथ पीछे करना है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स में हमने अपना हाथ पीछे कर लिया, पहले गर्माहट लग रही थी, आंच के अंदर हाथ कर दिया था हमने, आग के अंदर सेक लग रहा था गर्म, अब हमारे पास सिग्नल आया है कि आपको हाथ पीछे करना है, दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो पूरा बन रहा है आर्क, इस पूरी आर्क को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। रिसेप्टर से इफेक्टर तक का बीच का जो सारा सेक्शन इन्वॉल्व है, इस पूरी आर्क को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, जिसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जाना हमने, उसके बाद हमने चेक किया कि हमारा जो ये नर्वस सिस्टम है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और उनसे जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं, जितनी भी नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, वो सब बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। गॉट इट। उसके बाद हमने स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्स आर्क वाला फॉर्मेशन जाना, ब्रेन के बहुत सारे पोर्शंस के बारे में पढ़ा, 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड दी हाइंड ब्रेन। सेरिब्रम को जाना कि वो लार्जेस्ट पोर्शन है हमारी ब्रेन का, सेरिबेलम के बारे में पढ़ा जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है। सेरिबेलम से एक एसोसिएटेड क्वेश्चन अल्कोहल वाला आता है बहुत बार, तो अल्कोहल आपका मसल कोऑर्डिनेशन खराब करता है, यानी कि वो सेरिबेलम पे इफेक्ट डालता है। हम कंटिन्यू रखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी को एक नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद।